अगर मैं स्क्वायर 6 स्क्वायर बना के एक डिब्बा बना दूं तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अगर मैं 6 रेक्टेंगल बना के एक डिब्बा बनाऊं तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ऐसे अगर मैं 6 पैरेललोग्राम बना के एक डिब्बा बनाऊं तो क्या बन जाएगा। देखो यार, वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, वेक्टर्स, ठीक है ना, तो क्या कहता है वेक्टर। भाई अगर कोई वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो यहां पर बच्चों एक्स वाई जेड को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, और यहां पर हम आई कैप जे कैप और के कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये होगी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरी बात अगर मैं करूं कि ये ए कोई पॉइंट है और ये बी कोई पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का कैसे बनेगा। तो ये होता है बच्चों बी का पोजीशन वेक्टर उल्टा हो जाता है माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर आपको ए बी वेक्टर बनाना है तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर आएगा माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आएगा। 3 पॉइंट हो गए बच्चों। 4th पॉइंट पे आते हैं। अगर बच्चों कोई वेक्टर जैसे कि ओपी कोई वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे कि मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये ओपी कोई वेक्टर है, यहाँ पे एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो एंगल हैं जो ओपी वेक्टर एक्सिस के साथ बना रहा है, उनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल्स। और बच्चों कॉस अल्फा जिसको हम एल बोलते हैं, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस। और इसकी प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइंस की। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए। 5th पॉइंट पे मैं आता हूँ। 5th पॉइंट ये कहता है बच्चों कि अगर लेट अस सपोज कि हम एक वेक्टर निकालना चाहते हैं कि वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 10 along the vector 2y plus 3j plus 4k। अगर आप एक वेक्टर निकालना चाहते हो जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड 10 होगा, तो बच्चों रिक्वायर्ड वेक्टर पता है क्या होगा, वो जिस वेक्टर के अलोंग आप निकाल रहे हो ना, इसके अलोंग निकाल रहे हो, इसका यूनिट वेक्टर इंटू 10। तो 10 तो हो गया हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन कौन देगा, क्योंकि आप इसके अलोंग निकाल रहे हो तो ये डायरेक्शन देगा, बट ये सिर्फ डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देगा। तो इसलिए हम इसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे कि जिससे कि यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 ही लिया गया है। ये तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 10 कितना हो जाएगा, ये 4 16, तो 10 अपॉन 16 और 9 कितने होते हैं 25।
ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों 5 पॉइंट पढ़ लिए, 5 पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए वेक्टर के बारे में। अब बच्चों हम पढ़ते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो थीटा की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से पाई के बीच में हो सकती है। एक बात तो ये क्लियर है। अब मैं इनका प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो वो क्या होगा बच्चों, ए डॉट बी, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए डॉट बी, जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों डॉट प्रोडक्ट होता है, जहाँ से कि कॉस थीटा की वैल्यू निकल सकती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस टाइप से आप कॉस थीटा को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में भी काम होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए भी ये फॉर्मूला यूजफुल होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ बच्चों केस आता है कि इफ़ अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ से कॉस थीटा 0 होकर ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, अगर थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा -1 होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू माइनस ऑफ इसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है प्रोजेक्शन निकालने में, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। क्या मतलब होता है इसका, जैसे कि मान ली ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक बी वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, क्या ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका जो शेडो है, इसका शेडो यहाँ पर बनेगा परपेंडिकुलर, ये इसका शेडो बनेगा, शेडो की ये लेंथ होगी। इस शेडो की लेंथ को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ए बी। तो बेसिकली ये ए बी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है ए बी की लेंथ, वो मैंने आपको बता दी। अगर इसके रिवर्स में पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछा जाए तो वो भी सेम ही होगा, बी डॉट ए अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर बी नीचे, यहाँ पे ए नीचे आ गया। तो ये इसका एप्लीकेशन है बच्चों, ये इसका एप्लीकेशन है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, एप्लीकेशन। चलो ये 6 पॉइंट था, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट हमने कवर कर दिया और एप्लीकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप। बेसिकली ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ए क्रॉस बी एक वेक्टर को डिनोट करता है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर को डिनोट करता है। अब ये एन कैप कौन है भाई, अगर मान लीजिए एक प्लेन है जिसके ऊपर मैंने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, ये एक प्लेन है। कोई भी कॉपी का पेज एक प्लेन है, उस कॉपी के पेज के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाइए आप। उस कॉपी के
परपेंडिकुलर। तो कॉपी के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है हमारा। तो एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को आप बनाओगे ए क्रॉस बी डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड से। और बच्चों ये जो है ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। एन कैप क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आ जाएगा ये, और ये साइन का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन थीटा 0 से पाई के बीच में है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा ही आएगा। और यहाँ पर एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो इतना आ गया बच्चों आपकी आंखों के सामने, ये आ गया ये। तो यहाँ से आप साइन थीटा को डील कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये इस तरीके से। अभी अभी आपने कॉस थीटा भी निकाला था, अगर आपको याद हो तो, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी आपने निकाला था। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, इन दोनों को यूज करके बच्चों एक लेग्रांजेस आइडेंटिटी बनेगी। लेग्रांजेस आइडेंटिटी बच्चों, एक लेग्रांजेस आइडेंटिटी बनने वाली है। वो क्या होती है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। इसको बोलते हैं लेग्रांजेस आइडेंटिटी, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूजफुल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। ओके बच्चों, एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, पहली बात तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are along vectors A vector and B vector. Area of parallelogram whose adjacent sides are along vectors A vector and B vector. तो ये बच्चों एक वेक्टर है, ये सॉरी एक साइड है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब ये वाला एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसी का भी एरिया निकालोगे तो एरिया किसी भी ऐसी प्लेन फिगर का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ऐसी प्लेन फिगर का एरिया। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस, ये बेस आएगा, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बच्चों निकालें इसका एरिया, देखो क्या होगा, यहाँ पे डालिए परपेंडिकुलर और इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ये जो वेक्टर ए है बेसिकली यही बेस बनेगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बनेगा। बेस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हाइट क्या बनेगी, एच बनेगी, हाइट क्या बनेगी, एच बनेगी। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में बच्चों अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा, तो वो कितना बनेगा, एच अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली बच्चों एरिया आपका तैयार है, एरिया आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और ये बच्चों अभी मैं निकाल के आया हूँ, ये रहा, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसके पहले एप्लीकेशन के तौर पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड की बात करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी पैरेललोग्राम से आप दो ट्रायंगल काट सकते हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं इसका डायगोनल मिला दूं, अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, तो बेसिकली बच्चों एक तो ट्रायंगल ये बन गया है ना, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल एक, और ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, ए वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर होगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया, तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब ये पूरे का एरिया हो गया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और इन दोनों का एरिया अलग अलग, तो वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा किसी एक ट्रायंगल का एरिया। इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आपके सामने कोई इस टाइप से ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, यहाँ पर ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर सी वेक्टर है। मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया। तो मैं किसी भी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा और इसको हाफ कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, यही सीखा है मैंने। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ए बी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो ए बी बच्चों क्या होगा, ए बी होगा बी का पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। बस आपके पास ये अवेलेबिलिटी होगी, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, इतनी बात एकदम क्लियर है आप लोगों को सबको। ठीक है, आगे चलें बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। मतलब ए का डॉट कर रहे हो बी क्रॉस सी के साथ, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब दो का वेक्टर का क्रॉस वेक्टर आया, ये वेक्टर डॉट, तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं बॉक्स एबीसी। इसको लिखने का तरीका है बॉक्स एबीसी। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है कि डिटर्मिनेंट लगाते हैं। डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास ए वेक्टर है A1 I A2 और A3 के, बी वेक्टर और यहाँ पर सी वेक्टर के कंपोनेंट, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बॉक्स एबीसी निकाल सकते हैं। और बच्चों इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहले ए बी सी है तो मैं पहले ए क्रॉस बी कर लेता हूँ, उसके बाद जो बचेगा उसका डॉट करता हूँ सी के साथ। ये दोनों एक ही बातें हैं, इनके वैल्यूज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है। अगर आप इसके साइक्लिक मैनर को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आप चल रहे हैं ए बी सी साइक्लिक मैनर, या आप चलिए बी सी ए, तो भी एक ही बात है। आप बी का डॉट कर रहे हो, बी के पास सी आता है, सी क्रॉस ए के साथ, तो वो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर आप साइक्लिक मैनर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इन सब की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है। सिर्फ वैल्यू डिस्टर्ब कहाँ होती है, लेट सपोज कि अगर यहाँ पर ए बी सी है, अगर आप ए और बी को आपस में रिप्लेस कर दें, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, सी को डिस्टर्ब ना करें, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगी और कुछ नहीं होगा। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, भाई पैरेललोपाइड बोलो, पैरेललोपाइड पिपेड एक ही बात है। अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो वो 2D में बात कर रहे हैं। तो 2D में होता है पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम को अगर हम 3D में फिक्स करें, उसकी सारे फेसेस को बना के, जैसे कि एक स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर 6 स्क्वायर बना के एक डिब्बा बना दूं तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अगर मैं 6 रेक्टेंगल बना के एक डिब्बा बनाऊं तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ऐसे अगर मैं 6 पैरेललोग्राम बना के एक डिब्बा बनाऊं तो क्या बन जाएगा, पैरेललोपाइड बन जाएगा। तो बच्चों उसका वॉल्यूम होता है सीधा यही होता है ए बी सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी शो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। ठीक है, ये की पॉइंट वाला लेक्चर है, कभी हम डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, ड्रॉपर में पढ़ते हैं डिटेल लेक्चर, वहां पर मैं इसका आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ये होता है बच्चों। चलो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर
ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें। जैसे कि बच्चों अगर मान लें यहां पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ऐसे लिखा हुआ है, ये बॉक्स है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ये इसकी बच्चों वैल्यू इक्वल टू होती है बॉक्स ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल। बॉक्स ए बी सी के स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। अगर बच्चों यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, देखो एक सिमेट्री है तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाता है बाहर, और ए बी सी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी। थर्ड बच्चों क्या होता है, अगर ए बी सी में से कोई भी 2 पैरेलल हो जाएं, जैसे कि मान लीजिए ये सेम हो जाए, जैसे कि ए बी हो गया, अगर कोई भी 2 सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर ए बी सी 0 है, कब, अगर इनमें से कोई भी 2 पैरेलल भी हो जाएं तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अगर ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन पर हैं, तो भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होती है। क्या होती है बच्चों, बार बार एक ही बात बोली जाती है कि जैसे कि मान लिया ए बी एंड सी आर इन सेम प्लेन, अगर ये सेम प्लेन में दे आर कोप्लेनर तो इनका एसटीपी क्या होगा, 0 होगा। एक बात तो ये हो गई कि इनका एसटीपी क्या होगा, 0 होगा। चलो मान ली मैंने बात। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, अगर ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं तो एक वेक्टर को 2 वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब एक वेक्टर को 2 वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए भी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी बच्चों यहां पर कांस्टेंट है, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो एक वेक्टर को 2 वेक्टर की टर्म में लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है बच्चों। एक बात और समझो, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट, अब सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल है तो बच्चों हम लिख सकते हैं देन ए इक्वल टू लैम्डा बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे कि मान लिया b माइनस सी इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ऐसे लिखा है मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे b माइनस सी इक्वल टू लैम्डा ए। भाई इस बात को मत भूलना, ये बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ रहे बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक लास्ट बचा है बस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आप देख लीजिए बच्चों क्या होता है। देखो यार, अगर आप 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो 3 वेक्टर को मैंने वेक्टर वाइज ही प्रोडक्ट में किया है, तो इसकी बच्चों आंसर होता है, देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, सिर्फ याद करने का तरीका, कि जो दूर वाला है, ए से जो दूर है, दूर कौन है भाई, फार मतलब दूर, तो दूर वाले के साथ क्या करोगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी, और क्या बचा, बी बचा, बी माइनस, तो पहले हमने किया दूर वाले के साथ, अब हम करेंगे पास वाले के साथ, क्लोज, कितना हो गया, ए डॉट बी, बचा क्या, सी। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए बस, कि वेक्टर का ए का जो डॉट होगा वो दूर वाले के साथ होगा, बी, इस टाइप से। अब कुछ और रिजल्ट हैं बच्चों, वो भी एक बार देख लीजिए रिजल्ट्स। देखो अगर हमसे कोई बोला जाए कि ए बी सी एस टी पी का स्क्वायर की वैल्यू बच्चों डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी होती है, क्या होती है, जैसे कि ए की वैल्यू है a1i a2j a3 के, तो ये होगा क्या बोलते हैं,
हाँ, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी। यहाँ पे होगा बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और यहाँ पे होगा सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। तो बच्चों ये भी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछ लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, लेकिन आपको ना तो ए दिया होता, ना बी दिया होता, ना सी दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता, लेकिन उनके डॉट प्रोडक्ट दिए होते हैं। अगर आपको ए बी सी वेक्टर नहीं दिया, आपको तो पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, एसटीपी, यही होता है। लेकिन आपके पास ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे। आपके पास डॉट प्रोडक्ट दिए होंगे एक दूसरे के, तो इसका स्क्वायर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर को लगा देना, स्क्वायर रूट करके, एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वेक्टर में और क्या पूछा जा सकता है, वो है बच्चों वॉल्यूम ऑफ भाई क्या होगा, ट्रेपेजियम। भाई ट्रेपेजियम क्या होता है, भाई ट्रेपेजियम, हाँ भाई क्या होता है ट्रेपेजियम, नमन्या बोलो, ट्रेपेजियम क्या होता है, बोलो दक्षेश, ट्रेपेजियम क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन है? जैसे कि मान लिया बेस तो मैंने बनाया ट्रायंगल, ये बेस है, और यहां पर एक वर्टेक्स है, यहां पर क्या बच्चों, एक वर्टेक्स, यहां पर एक वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स ऊपर मैंने इससे मिलाया, ये मजा नहीं आया। जैसे ये ऐसे है, ऐसे, अब आप यहां पर एक वर्टेक्स बना रहे हो इस टाइप से, है ना, ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से आप तीनों मिला रहे हो इस टाइप से, ऐसे और ऐसे, ये तो ये हवा में है भाई, ए बी सी, और ये ओ हवा में है। मतलब आपने ग्राउंड पे अपने पेज पर, जो आप कॉपी का पेज है उस पर एक ट्रायंगल बना दो कॉपी के पेज पे, और ऊपर हवा में एक पॉइंट ले लो, उससे तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन कर दो। तो ये कौन सी फिगर बनती है? अरे बोलो यार दक्षिश, नमन्या, ये कौन सी फिगर है? यार तुम बोल नहीं रहे हो, बोलो। यार नवन्या तुम्हें तो पढ़ाया है मैंने। भाई कब तक शांत रहोगे? बहुत शांत बैठे हैं बच्चे। हाँ जी, वेट कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं। इस फिगर का नाम बताओ मुझे फटाफट, जल्दी स्पीड से। नवन्या बोलो, इस फिगर का नाम क्या होगा? बोलो भाई। क्या इसको ट्रेपेजियम बोलेंगे? क्या इसको ट्रेपेजियम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ट्रेपेजियम?
क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रॉन। तो बच्चों टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होगा, तो वो होता है बेटा 1/6। देखो ये जो वर्टेक्स है ऊपर OA, STP, OB और OC, तो OA, OB और OC, ये आपको इसका वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये मैंने आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन कवर करा दी वेक्टर्स में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आती हैं, लेकिन आई थिंक ये वन शॉट जो है थ्योरी का कंप्लीट हो गया। आप इस थ्योरी को पढ़ें और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ।